नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम BSPSL का सेट नंबर 13 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 12 वीडियो डाल रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाके पहले वो 12 वीडियो देख सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है और वॉल्यूम 2 से ये किया जा रहा है, BSPSL का सेट। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो 103वां संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। आप लोग एक बार इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए पहला जो है हमारे पास कथन, इस केस के लिए भारत उच्चतम न्यायालय की वैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, जो कि बिल्कुल भी सही है। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। देखिए EWS का जो आरक्षण था यही संविधान संशोधन 103 के तहत मिला, ये भी सही है। अगला है हमारा सी नंबर, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। ये बिल्कुल भी गलत है, केवल ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए हिस्ट्री से है, ठीक है। 2 नंबर, बलबन की उपाधि किसने धारण की। बलबन की उपाधि, देखिए बलबन की उपाधि जो थी वो उलूग खां ने धारण किया था, उलूग खां। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। भारत का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज रहा है, वहाँ राजमार्ग का एक हिस्सा है, ठीक है। भारत की किन 2 शहरों को जोड़ता है। देखिए पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है वो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। पोरबंदर गुजरात में है और सिलचर शायद असम में है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। 2024 का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार को। चलिए नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। आइए देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें गलत दिया हुआ है, सॉरी नहीं सही दिया हुआ है, ये 44 ही होगा, इसी में समान सिविल संहिता है। और ये पहला जो राज्य लागू करने वाला वो गोवा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिहार का पूछ रहा है, तो बिहार में जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम, यानी कि जो सबसे ज्यादा गहराई है उसको पहले रखना है। तो देखिए वो हो जाएगा, पहले बैकाल झील का गहराई है, उसके बाद तांगानिका, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद बोस टोबो। लेकिन हमको जहाँ तक ये गलत लग रहा है, एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था। आप लोग अगर सही है तो कमेंट में बताइएगा कि कैस्पियन सागर का शायद ज़्यादा है गहराई, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए दिया हुआ है इस बुक में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है, यानी केलियम से उसका नाम लिया गया है। तो उसका नाम है पोटेशियम, और ये 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, आप लोग को कहाँ का किस देश का भाषा है वो मिलाना है, ठीक है। तो देखिए श्रीलंका का जो हमारा भाषा है वो है सिंहली, एक का सी हो जाएगा, ठीक है। और भूटान का है जोंगखा, और म्यांमार का है बर्मी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर है करंट अफेयर से, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। आइए नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर,
11 नंबर हमारा यहाँ पे रीजनिंग से है, जैसा कि आपको पता होगा 10 नंबर आपका रीजनिंग से रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से विषम को चुनें। तो देखिए जितने भी दिया गया है यहाँ पे, जो सारा फील्ड पे खेला जाता है, यानी फुटबॉल भी फील्ड पे, क्रिकेट भी फील्ड पे, हॉकी भी फील्ड पे, लेकिन जो कैरम खेला जाता है वो खेला जाता है अंडरग्राउंड, यानी कि छोटी सी जगह में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर है यहाँ पे कि 144 से 23 हुआ तो 169 से कितना होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर है कि 9 से 12 हुआ, 12 से 21 हुआ, 21 से 33 हुआ, 33 से 54 हुआ, तो 54 से कितना होगा। देखिए जितना भी बढ़ा होगा वो क्रम वाइज बढ़ा होगा, देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 87। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्लस का अर्थ है माइनस, गुने का अर्थ है भागे, सब पे बिठा देना है क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन निकाल देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने कहा, एक औरत से कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर है मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। उन दोनों की आयु का योग 44 है। ठीक है, देखिए अनुपात 6:5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और टोटल दिया हुआ है 44 वर्ष। 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। देखिए 8, अगर 8 दोनों में जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और 16 को 44 में जोड़ देंगे तो वो हो जाता है हमारा 60, और 60 का अगर औसत निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, तो एवरेज ही पूछा, अनुपात पूछा है, तो 60 का अगर आप निकाल देंगे आगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा। आप लिख के बना सकते हैं 6x प्लस 8/5x प्लस कितना बढ़ा है 8 बराबर 6, जो अनुपात आएगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर है, देखिए इसके बाद ये हुआ तो इसके बाद क्या होगा। देखिए जो भी दिया होता है क्रम वाइज दिया होता है, आप लोग रीजनिंग बनाते होंगे, आपको पता होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर है कि इतना है, इतना इतना अनुपात है, तो इसका समान अनुपात क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर है, देखिए इतना से इतना हुआ तो इतना से क्या होगा, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर हमारा ये लास्ट रीजनिंग है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो दिए त्रिकों में से कौन सा त्रिक संबंधित नहीं। देखिए 3 जो है सो एक समान है, लेकिन एक है इसमें से अलग है, वो आपको छांटना है। आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। देखिए हिंदी से आपका 10 नंबर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मुहावरा है हमारा गज भर की छाती होना। तो गज भर की छाती होना का मतलब होता है अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन का जो है सो नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है, बाकी बात सब एक वचन है। अगला है हमारा, देखिए ये भी मुहावरा है 23 का, कंधा लगाना, यानी कंधा लगाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत को दूर करना, यानी कि किसी की मदद करना। चलिए आइए हमारा है 24 नंबर। 24 नंबर है कि पर्यायवाची बताना है, तो महिला का पर्यायवाची क्या होगा। तो महिला का पर्यायवाची यहाँ पे स्त्री हो जाएगा, स्त्री। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर है बाल श्रम को बच्चों द्वारा डैश के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप
एक एक करके सब बिठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी प्रकार को कार्य करने के रूप में परिभाषित किया गया है। कार्य करेंगे तो रोजगार ही कहलाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर है कि जिसका उदय हाल ही में हुआ हो तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नवोदित। नवोदित को कहते हैं जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से अस्थाई कौन सा शुद्ध लिखा है? तो अस्थाई इस तरीके से लिखाता है। नेक्स्ट है हमारा 28। इसमें भी शुद्ध शब्द आपको चुनना है 28 का। तो देखिए जल्दी कैसे लिखाता है, आप लोग लिखते होंगे जल्दी, तो जल्दी देखिए इस तरीके से लिखाता है, ठीक है, जल्दी, पूरा लो नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा 29। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? देखिए हिंदी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में नंबर लाना आपको अनिवार्य है। हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो नंबर आ जाएगा आपका, और नहीं पढ़िएगा तो नहीं आएगा। तो देखिए दीर्घ स्वर जो है अ ई उ है, ठीक है, अ आ ई उ दीर्घ स्वर होता है, गुण स्वर होता है, यन स्वर संधि होता है, तो आयादी स्वर संधि होता है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, अत्यंत प्रिय होना। आपको कोई चीज वस्तु जो है अत्यंत प्रिय होना है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ईद का चांद होना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर देखिए आपका इंग्लिश से है, 5 नंबर आपका इंग्लिश से रहेगा। देखिए पूछा है कि सेम एज द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम पूछा है अष्टुप वर्ण का। अष्टुप वर्ण का सिनोनिम जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 32 नंबर। 32 नंबर है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है आपसे कि ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज एनोदर, ठीक है, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेम सेक। नेक्स्ट है हमारा 33। 33 है इडियम फ्रेज से हाई एंड माइटी। तो हाई एंड माइटी को और क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एरोगेंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर। 34 नंबर है कि चूज ऑफ द अपोजिट मीनिंग, यानी कि एंटोनेम पूछा है, ठीक है, तो इसका जो एंटोनेम क्या होगा? तो इसका एंटोनेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंटल। नेक्स्ट है हमारा 35। देखिए इसमें कॉमन एरर है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। पेरेंट्स टू यूज टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स ईयरली लर्निंग एंड नो एरर। तो नो एरर भी है तो किस में है? देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, थर्ड पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स ईयरली लर्निंग, इसी में एरर है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर से 15 नंबर आपका कंप्यूटर से रहेगा, ये ध्यान रखना है। देखिए इनमें से कौन सी जानकारी NETBIOS के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RAM स्पेस, ये जो है तो NETBIOS के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए BIOS जो है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है हमारा 37। यह हमला किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में दुर्भावपूर्ण कोड डालकर किया जा सकता है। इस हमले को क्या मतलब है? देखिए कमेंट में कोई दुर्भावपूर्ण कोड डालकर यानी कि आपका हैक करेगा वेबसाइट या कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। आइए नेक्स्ट है हमारा 38। 38 है हमारा, एक ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता किस प्रकार दी जाती है? तो एक ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता जो होती है वो सेक्टर की संख्या गुने प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या में दी जाती है। ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता देखिए सेक्टरों की संख्या गुने प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर। 39 नंबर है कोई भी सिस्टम जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहेंगे हम लोग वेब सर्वर। देखिए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर है कि EBCDIC का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है?
तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो मेन फ्रेम में किया जाता है। देखिए कंप्यूटर आपका इजी नहीं आने वाला है, तो कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है जो अभी आपका चल रहा है एआई, कंप्यूटर का केम्मा वर्जन है, ये पूछा जा रहा है एआई। तो ये जो हमारा है ये 5वां वर्जन है, अभी लेटेस्ट आया है, और इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो है बहुत डेंजर है आप लोग के लिए, मतलब किसी भी इंसान के लिए। आपका आपका एक फ़ोटो से आपका वीडियो बना सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 42। देखिए बाइनरी संख्या दिया हुआ है, इसका अष्टधारी समतुल्य क्या है। देखिए आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ये सब आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 224। चलिए नेक्स्ट है हमारा 43। कारों के लिए डायग्नोस्टिक सेवा कौन सी है। तो कारों के लिए जो डायग्नो होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायग्नोस्टिक्स सर्विस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबॉट। ऑटोबॉट जो है सो डायग्नोस्टिक्स सर्विस है। नेक्स्ट है 44। निम्न में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का जो प्रकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है सो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है। नेक्स्ट है हमारा 45। 45 है कि एम एस एक्सेल में सम आई एफ फंक्शन लिखने के लिए सही इंटेंस कौन सा है। सम मतलब होता है कि जोड़ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम आई एफ। देखिए रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया है, ये सब आपको अंदर से पूछेगा। देखिए 46 का है हमारा, एम एस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट या सेल को अलग वर्कशीट या वर्कबुक में ले जाने की अनुमति देता है। क्या है, अलग वर्कशीट या वर्कबुक में ले जाने की अनुमति देता है। देखिए आप कट करेंगे, कट कर लेंगे पूरी तरीके से तो उसमें ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरे जगह ले जा सकते हैं। कॉपी करने पे वो वहाँ भी रह जाएगा और जहाँ ले जाइएगा वहाँ भी चला जाएगा, लेकिन एक अलग में करना है तो वो कट करना पड़ेगा आपको। 47 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए टेबल बनाने का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेज लेआउट और मार्जिन को बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा 48 है सीपीयू में क्या होता है। तो देखिए सीपीयू में जो होता है वो होता है कि कंट्रोल यूनिट होता है, इसको सीयू बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको एएलयू बोलते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, Ctrl+E से क्या होता है। देखिए Ctrl+E दबाएंगे तो चयनित पाठ केंद्र संरक्षित हो जाता है, यानी कि वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, Ctrl+E दबाने से सेंटर में हो जाता है, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए इलेक्ट्रीशियन से आपका ट्रेड से है, जिस 50 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो बूशिंग क्या होता है वो बूशिंग बाहर से ही दिखेगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर है, ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो इसमें से छाट लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध होना चाहिए, बेहतर उष्मा चालकता भी जरूरी है, निम्न श्यानता भी जरूरी है, लेकिन हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर,
ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 डिग्री। अगला है डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित पर लगाए जाते हैं। तो डीसी में जो है फ्यूज जो है दोनों पे लगाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर। रीवायरेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी को वरीयता दिए जाने का क्या कारण है? एमसीबी हम लोग घर में ज़्यादा लगाते हैं रीवायरेबल की तुलना में, तो इसको क्यों लगाते हैं, क्या फायदा है इसका, ये पूछा जा रहा है। तो सुगम संचालन, छोटा आकार और बेहतर संवेदनशीलता, ये सभी है। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर। 56 है कि कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? तो विद्युत प्रघात से जो संरक्षण प्रदान करता है ELCB, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 57। देखिए क्या है कि SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33 किलोवोल्ट से 765 किलोवोल्ट। अगला है हमारा 58 नंबर। सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य होता है? तो देखिए सर्किट ब्रेकर में जो रिले का कार्य होता है, जब एक्चुएटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद कर देती है। रिले का काम यही होता है, संपर्क को बंद करना निश्चित मान तक पहुंचने के बाद। नेक्स्ट है 59 नंबर। हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? रोधी मतलब कि इंसुलेटिंग, ठीक है, तो ये हो जाता है पोर्सलिन, ठीक है। आगे है हमारा 60 नंबर। एमसीबी की 20 श्रेणियां डैश उपकरण के संरक्षण के लिए उपयोगी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीजर के लिए, 20 श्रेणी गीजर के लिए। 61 नंबर। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीकिंग फंड विधि। देखिए विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि विधि को सीकिंग फंड विधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 62। ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। वे सक्षम है, बिल्कुल सही है। उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये भी सही है। वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है 63। मोटर संबंधन यानी कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या होता है? तो पीवीसी का रंग पूछा गया है। तो आइए देखते हैं 63 का ऑप्शन। देखिए 63 का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे है, तो देखिए पीवीसी के लिए जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल पीला नीला यानी कि RYB। चलिए नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IS 694/1990 IEC 60227 और 1979 किसना के लिए 1100 वोल्ट के लिए। ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया है प्रीवियस BSPSL में। देखिए नेक्स्ट है एक स्वचालित विद्युत प्रेस यानी कि जो स्वचालित होती है, तापमान नियंत्रित खुद से करती है, तो तापमान नियंत्रित अवयव का नाम क्या है? जो हम लोग घर में आयरन करते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक आयरन, वही पूछ रहा है। देखिए थर्मोस्टेट जो होता है तापमान नियंत्रित का काम करता है। नेक्स्ट है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? जो पानी वाला आयरन होता है उसमें पूछा गया है हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। नेक्स्ट है हमारा 67 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? तो उच्च वोल्टेज फ्यूज के लिए हम लोग कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 68। केबल के लिए इंसुलेटिंग सामग्री क्या है? तो देखिए केबल के लिए इंसुलेटिंग सामग्री जो होती है एसिड प्रूफ होनी चाहिए, गैर ज्वलनशील होनी चाहिए और गैर
हाइग्रोस्कोप होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 69। यदि केबल में एक या एक से अधिक कोर हैं तो जो तारों के समूह से बने हैं छोटे व्यास को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लचीला केबल के रूप में। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर। 70 नंबर है कि 0.5 लंबा एक चालक 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से 2t घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से संचालित है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने से चालक में प्रेरित वोल्टता की गणना करें। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी एक सेक का फॉर्मूला होता है S बराबर WL²/8t। तो इसमें पता नहीं सेक निकालने के लिए ही पूछा है या क्या पूछा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा हार्ड लग रहा था। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 30 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर। 71 का हो जाएगा, देख लीजिए। एक अति परिशुद्ध कार्यस्थल जहां पर ठीक से कार्य किया जा सके, वहां पर प्रदीप्ति की आवश्यकता, यानी कार्य करने के लिए अच्छे से वर्क कर सकें, वहां पे 1500 होता है, यानी प्रत्यक्ष तरीके से, और एक होता है अप्रत्यक्ष, तो वहां पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 72। ग्लेयर उत्पन्न होता है, तो ग्लेयर कहाँ उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, अधिक प्रदीप्ति के कारण और दृश्य क्षेत्र में अधिक चमक के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है 73 नंबर। नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है नीला के लिए, तो नीला के लिए हो जाएगा कैल्शियम टंगस्टेट, एक होता है कैल्शियम बोरेट, ठीक है, एक होता है कैल्शियम सिलिकेट। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए पिछला बार पूछा गया था जिंक सिलिकेट, तो इसमें होता है हरा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर। 74 नंबर है 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पर संयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान पूछा गया है आपसे। देखिए 74 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.1 मिली एम्पियर, सॉरी 0.1 एम्पियर ही है। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर। एक भू प्रतिरोध परीक्षक के द्वारा कीलों को विभिन्न स्थितियों में रखकर माप लेनी है, जबकि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी प्रथम जांच के समान ही। यदि प्रतिरोध इतना 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 और इतना है तो आप किस मान को लेंगे। देखिए सभी का एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए जो ऑप्शन में सभी का एवरेज दिया है, देखिए चारों मान का औसत लेना है। चलिए नेक्स्ट है 76। रॉड अर्थिंग में भूमि प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है गहराई पर जहां तक भूमि में रॉड प्रविष्ट की गई हो। 77, देखिए 77 है हमारा 600 वोल्ट से अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है। तो देखिए 600 के लिए जो होता है हमारा 1000 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर। इनमें से क्या एलटी फीडर पिलर अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। देखिए एलटी में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है GI स्ट्रिप, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रिप। नेक्स्ट है 79 नंबर। 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अवच्छादित चालक का न्यूनतम अमाप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है। देखिए 3 फेज के लिए हम लोग ICTP का करते हैं, अगर दो फेज होता है तो ICDP का, यानी इसमें 2 स्विच होता है, इसमें 3 स्विच होता है। ठीक है, 3 फेज ICTP में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को डैश बदलने के लिए किया जाता है। देखिए एल्बो का उपयोग कितना डिग्री बदलने के लिए किया जाता है तार को, तो वो 90 डिग्री, यानी कि पूरा मतलब समकोण मुड़ा होता है। नेक्स्ट है 82। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA और आउटपुट VB वोल्टेज के बीच क्या संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VA IA बराबर VB IB। नेक्स्ट है 83। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लिमिटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है,
तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है 84 नंबर। 84 नंबर देखिए यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है और पूर्ण लोड पर 290 आरपीएम यानी कि ये रोटर एनआर का मान दिया है। तो ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ध्रुवों की संख्या यानी पी, स्लिप यानी एस। ठीक है, तो आप एन एस का फॉर्मूला पहले लगाएंगे तो आपका एन एस का मान निकल जाएगा 120 एफ बाय पी। एफ का मान 50 दिया है, यहाँ सेट करेंगे इस पे। और देखिए एन एस का मान जो इसमें आएगा, देखिए 290 आरपीएम पर चलती है, तो पी का जो मान आएगा इसमें 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा। आप पूरा मान बिठा के निकाल लीजिएगा। और इस पर अगर आप स्लिप निकालेंगे तो स्लिप का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, एफ आर बराबर एस एफ, तो वहाँ से एस बराबर हो जाएगा एफ आर बटे एफ एस हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर। एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बलागुण उत्पन्न के लिए की स्थिति कंडीशन क्या होती है? देखिए अधिकतम बलागुण जब आपको उत्पन्न करना है तो उसमें आपका दोनों बराबर होगा क्या? रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 86 नंबर। प्रेरण मोटर में रेंगने का क्या कारण है? रेंगने यानी कि क्रीपिंग। ठीक है, क्रीपिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। क्रीपिंग का क्या कारण है? देखिए क्रीपिंग का कारण है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना। एक होता है क्रीपिंग, एक होता है क्रॉलिंग। तो ये सब में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छा से पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो क्या कारण हो सकता है? देखिए फ्यूज तुरंत जल जाएगा, तो फ्यूज की न्यून क्षमता हाँ हो सकती है, ओवरलोड हो सकती है, और स्टार्टर प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध ये भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी एक। नेक्स्ट है 88 नंबर। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होगी? देखिए जो समान गति से घूमेगा तो उसमें शून्य हो जाएगा। सापेक्ष गति फ्लक्स और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है 89 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है जिनमें से बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग में तो देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, और निम्न प्रतिघात होता है। इसका जो हो जाएगा देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व। और यही आप रनिंग बाइंडिंग में लेंगे तो वहाँ पे निम्न प्रतिरोध होता है। देखिए ये भी नॉमरिकल है आपका। तुल्यकालिक स्पीड पूछा है, बाकी बात पोल का मान दिया है 50 साइकिल प्रति 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका मान अगर नहीं भी दिया है तो आपको 50 लेना है। ठीक है, 50 ही भारत में मान्य है। नेक्स्ट है कि वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर का चुनाव करेंगे? देखिए ये पूछा हुआ है शायद, ये ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को एसी डीसी दोनों पे चला सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रशहीन अल्टरनेटर, जिसमें ब्रश नहीं होती है। यदि दो अल्टरनेटर एक ही सॉफ्ट पर हो तो उन्हें कहते हैं, तो देखिए उसको कहेंगे मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर। नेक्स्ट है हमारा 93। जब एक शहर से कोई क्षेत्र यानी बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशन से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर। खंभों से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन क्या है? तो देखिए खंभों से जब तिरछी भुजा लगाएंगे उसका प्रयोजन है इंसुलेटर लगाना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर। 95 नंबर है अति उच्च वोल्टेज यानी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। चलिए 96 है हमारा। यदि दो प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियत रखना तथा इनपुट बलाघूर्ण
बढ़ाना। 97 इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि इसका स्पार्किंग कम हो। नेक्स्ट है हमारा 98 में है 8 पोल का प्रत्यावर्तक इतना आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति वही फॉर्मूला लगेगा, NS बराबर 120 F/P। 8 पोल है, इसको 16 पोल करके निकालेंगे आप तो आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ज। चलिए नेक्स्ट है 99 अंतिम खंभे यानी इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या प्रयोजन है। तो उसके बाद तो प्रयोजन हम खंभों को झुकने से बचाने के लिए लगाते हैं, आजकल तो वो भी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है डीसी मोटर में पक्ष ईबी के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो देखिए इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, समांतर पथों की संख्या। चलिए यहीं तक वीडियो था। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।